नमस्कार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस। इंडिया न्यूज हरियाणा जो प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल है। आज बात बड़ी बहस में होगी भारत चीन के बीच जो तनातनी चल रही है और उसके बीच में जो राफेल आज वायुसेना को मिला है। एक तरह से कहें तो वायुसेना को आज उसका बाहुबली मिल गया है। फ्रांस से खरीदे गए 5 राफेल लड़ाकू विमान औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल हुए। अंबाला एयरबेस पर राफेल के इंडक्शन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं। सर्वधर्म पूजा के साथ ही आसमान में दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाकर राफेल वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। राफेल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि इनके पास राफेल की टक्कर वाला 4th जनरेशन वाला कोई विमान ही नहीं है। राफेल इंडियन एयरफोर्स के 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल होगा, जिसे गोल्डन एरो के नाम से जाना जाता है। खास मेहमानों के साथ चर्चा करें। खास मेहमान हैं उनके साथ चर्चा करें उससे पहले अंबाला एयरबेस की कुछ तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अंबाला के आसमान ने राफेल की ताकत देखकर सब दंग रह गए। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको राफेल की वो तस्वीरें दिखा रहा है। जब वो सामने आया तो सब चकित रह गए। अंबाला एयरबेस पर यह समारोह हुआ जहां पर भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री शामिल हुए। भारत और फ्रांस की दोस्ती की मिसाल पड़ोसी देशों खासकर चीन और पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है, और दोनों को यह कड़ा मैसेज भारत की तरफ से कि अगर उनकी सीमाओं की तरफ कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो भारत के बाहुबली से वो नहीं बच पाएगा। देखा जाए तो एक तरह से चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। वायुसेना के बेड़े में आज औपचारिक तौर पर शामिल हुआ राफेल। अंबाला एयरबेस पर यह समारोह हुआ था जहां पर भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री शामिल हुए। राफेल का वायुसेना में शामिल होना अपने आप में चीन और पाकिस्तान के लिए कड़ा मैसेज है। राफेल की टक्कर वाला 4th और 5th जनरेशन का कोई भी विमान अभी तक नहीं है। राफेल को 4th और 5th जनरेशन के बीच की यानी कि जो 4.5वीं जनरेशन है उस पीढ़ी का विमान माना जाता है चीन और पाकिस्तान में, जिसके कारण खलबली मच गई है। ये सारंग हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस समारोह के दौरान जो सारंग हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने अपने करतब दिखाए। इस दौरान भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्री मौजूद रहे और राफेल क्या शामिल हुआ भारतीय वायु बेड़े में, चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई। और शायद यही कारण है कि चीन जो कड़े मैसेज देने के बाद भी नहीं मान रहा था, अब उसके तेवर थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राफेल की ताकत है, भारत के बाहुबली की ताकत। ग्राफिक्स के जरिए राफेल की ताकत के बारे में हम आपको बताते हैं। J-20 लड़ाकू विमानों के लिए नई पीढ़ी का इंजन तैयार नहीं है। चीन अभी J-20 में रूस के इंजन का इस्तेमाल कर रहा है। जो राफेल के मुकाबले J-20 है चीन के पास, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि राफेल में शक्तिशाली और भरोसेमंद M88 इंजन लगा है और राफेल में 3 तरह के मिसाइल के साथ 6 लेजर गाइडेड बम भी फिट हो सकते हैं। ये राफेल की खासियत है कि रफाल अपने वजन से 1.5 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है। J-20 अपने वजन से महज 1.2 गुना ज़्यादा वजन उठा सकता है, यानी रफाल अपने साथ ज़्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। राफेल जो J-20 है उसके मुकाबले काफ़ी बेहतर है। J-20 लड़ाकू विमानों के लिए नई पीढ़ी का इंजन अभी तक तैयार नहीं है और चीन जो J-20 इस्तेमाल कर रहा है उसमें रूस के इंजन का अभी भी इस्तेमाल कर रहा है, जबकि राफेल में इसके मुकाबले देखा जाए शक्तिशाली और भरोसेमंद M88 इंजन लगा हुआ है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल तो लगी हैं, उनके साथ उसमें 6 लेजर गाइडेड बम भी फिट किए जा सकते हैं। ये राफेल की खासियत बता रहे हैं। और J-20 चाइना के वायुसेना बेड़े में शामिल है, लेकिन J-20 से काफ़ी बेहतर राफेल है जो
चकनाचूर कर सकता है अपने किसी भी दुश्मन को पल भर में। और राफेल की खासियत ये भी है कि वो बिना सीमा में घुसे, दूसरे देश की बिना सीमा में घुसे भी हमला कर सकता है। 300 किलोमीटर अंदर तक के टारगेट को वो निशाना बना सकता है। चीन अभी भी J-20 के साथ है और वहीं भारत में राफेल की एंट्री हो गई है। ताकत की तुलना देखें भारत के राफेल के साथ तो पाकिस्तान में JF-17 है और वहीं चीन J-20 है, जिसके बारे में भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको बताया। मल्टी रोल चीन का दावा है कि वो 5th जनरेशन का है, जबकि ओमनी रोल के तौर पर भारत राफेल में है। 1 और 2 जिसको बैठने की क्षमता है कि 2 लोग तक बैठ सकते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान का JF-17 में भी 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन J-20 में एक ही पायलट बैठ सकता है। ये आपको उसकी खासियतें, तीनों जो भारत, पाकिस्तान और चाइना के पास जो वायुसेना के बेड़े में जिस तरह के फाइटर प्लेन शामिल हैं, उनकी खासियत, उनकी कमियां और उनकी क्या तुलना है, वो हम आपको बता रहे हैं। सर्विस सेलिंग के बारे में देखिए, 50,000 फीट तक जा सकता है, पाकिस्तान का 54,000 फीट तक जा सकता है। वहीं ऊंचा जाने की अगर स्पीड पर मिनट देखें तो 59,000 फीट पाकिस्तान का है। वहीं भारत राफेल 200 से 3700 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, वही 2037 किलोमीटर महज पाकिस्तान के JF-17 की है। और असली लड़ाई का अनुभव भी पाकिस्तान के JF-17 को नहीं है, जबकि लीबिया, सीरिया में, अफगानिस्तान में राफेल का प्रयोग किया जा चुका है। राफेल और J-20 चाइना के वायुसेना के बेड़े में शामिल है, जिसकी तुलना राफेल के साथ करें तो दूर दूर तक J-20 राफेल का मुकाबला कर ही नहीं सकता। जहां J-20 में अभी भी रूस के इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं राफेल में M88 इंजन, जो शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। राफेल अपने वजन से 1.5 गुना ज़्यादा वजन तक उठा सकता है, वहीं J-20 अपने वजन से 1.2 गुना यानी कि 1.5 गुना से कम, यानी कि राफेल से कम वजन उठा सकता है। राफेल अपने साथ ज़्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। ताकत की तुलना स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के राफेल की तुलना पाकिस्तान के JF-70 और चीन J-20 से। मल्टी रोल ही तीनों कर सकते हैं, लेकिन कई सारी खासियतें ऐसी हैं जो इन दोनों, जो पाकिस्तान और चाइना के पास जो फाइटर प्लेन है, उनमें दूर दूर तक नहीं है। चाइना का जो फाइटर प्लेन है J-20, उसमें केवल एक ही पायलट के बैठने की व्यवस्था और 19,000 किलोग्राम का है, जबकि भारत का राफेल 10,900 से 10,600 किलोग्राम तक का है। 24,500 किलोग्राम तक की क्षमता यानी कि वजन उठा सकता है राफेल। 50,000 फीट तक जा सकता है। वही पाकिस्तान का जो विमान है वो 54,000 फीट और 65,600 फीट तक चाइना का J-20। इंडिया न्यूज हरियाणा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहा है भारत, पाकिस्तान और चाइना के फाइटर प्लेन की खासियतें कि अगर इनकी तुलना करें तो किस तरह का अनुभव है। असली लड़ाई का अनुभव की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान के पास जो फाइटर प्लेन है यानी कि JF-17 और J-20, इनके पास अभी तक असली लड़ाई का अनुभव ही नहीं है। जबकि राफेल, लीबिया राफेल यानी कि बाहुबली जो भारत की सेना में आज शामिल हुआ है। और इंडिया न्यूज हरियाणा के आज सवाल इसी पर है, बड़ी बहस इसी पर होगी। इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल है कि भारत की सेना में राफेल, पाक और चीन, अगर राफेल शामिल हुआ है तो क्या पाक और चीन के मंसूबे फेल होंगे। वहीं दूसरा सवाल, अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती से कितनी और कैसे बढ़ी ताकत, भारत की कितनी और कैसे बढ़ी ताकत, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही भारत और फ्रांस की दोस्ती पड़ोसी देशों को कितनी चुभेगी। सर्वधर्म और शांति का संदेश क्या अब चीन की समझ में आएगा, क्योंकि बार बार चीन जिस तरह की हरकतें करता है तो साफ है कि चीन समझने को तैयार नहीं है। लेकिन जब बाहुबली भारत की सेना में एंट्री कर चुका है तो क्या चीन अब सर्वधर्म और शांति का संदेश समझेगा। इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं रविंद्र ढुल जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर रंजीता मेहता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हैं VN झा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे।
सबसे पहले अगर मैं ग्रुप कैप्टन साहब से बात करूं, बीएन झा जी से, झा जी अगर ताकत की बात करें, पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारत की ताकत की बात करें तो कितना फायदा भारत की सेना को होगा, खासकर भारत के मनोबल को भी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दरअसल ये जो रफाल एयरक्राफ्ट है, ये एक एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट है। एयर डोमिनेंस का मतलब ये हुआ जी अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। तो ये एयरक्राफ्ट जब भी हवा में होगा तो इसके 150 किलोमीटर दायरे में, मतलब 300 किलोमीटर डायमीटर में दुश्मन का कोई भी हवाई जहाज आने की जरूरत नहीं करेगा जी, क्योंकि इसके पास में हवा से हवा में मार करने वाले वो मिसाइल्स हैं जो कि लगभग 150 किलोमीटर में किसी भी दुश्मन के जहाज पे अचूक वार कर सकता है जी। और यही एक चीज जो है जो पाकिस्तान को बार बार परेशान कर रहा है। पाकिस्तान के पास में अभी तक F-16 जहाज थी जिसके पास में AMRAAM मिसाइल, वो कहते हैं एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 40 से 50 किलोमीटर थी जी। और ये जो रफाल है, रफाल के पास में 2 हवा से हवा मार करने वाले मिसाइल्स हैं। एक है कम दायरे का जो कि 50 से 80 किलोमीटर और दूसरा जो मीटियर मिसाइल है वो 150 किलोमीटर तक का मार कर क्षमता रखता है जी। तो इसीलिए कोई भी दुश्मन का हवाई जहाज 150 किलोमीटर दायरे के अंदर में अगर आया तो वो मारा जाएगा और यही पाकिस्तान को बेचैन कर रहा है क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा आर्सेनल था वो था F-16 और वो कहीं भी रफाल के आसपास नहीं आ सकता है। तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज है कि ये रफाल एयरक्राफ्ट छोटे से छोटे रनवे से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है जी। नॉर्मली आप देखते होंगे आपके हरियाणा में ही जैसे अंबाला में है, अंबाला में आज नॉर्मल जी। तो जैसे मिग एयरक्राफ्ट है या जैगुआर एयरक्राफ्ट है, ये सब लगभग 2.5 किलोमीटर का रनवे लेती है, लेकिन ये हवाई जहाज जो है रफाल सिर्फ 450 मीटर में टेक ऑफ कर सकता है। ये दिन में भी मार कर सकता है और रात में भी मार कर सकता है। क्लाउडी वेदर है, उसमें इंफ्रारेड लगे हुए हैं तो उसमें भी मारक क्षमता है। तो अब इसका क्या होता है कि अगर हवाई जहाज एयरबॉर्न हुआ तो ये अपने 300 किलोमीटर के दायरे में किसी दुश्मन को जहाज को आने ही नहीं देगा जी। तो इससे फायदा क्या होता है, अब आपका मिग एयरक्राफ्ट, जैगुआर एयरक्राफ्ट या और भी जितने जो कि कम सामर्थ्य के हवाई जहाज थे वो अपना बम आसानी से दुश्मनों के ऊपर में बरसा के आ जाएंगे और दुश्मन का हवाई जहाज इनको छू तक नहीं पाएगा। तो इसे बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। और आपने एक और चीज सुना होगा कि रफाल ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि रफाल में वो सारे एवियोनिक्स लगे हुए हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में यूज होगी। आपको पता होगा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बहुत कम देशों के पास में है। बहुत कम देशों के पास, जी बिल्कुल जी। तो ये यूरोपियन एवियोनिक्स सिस्टम है, यूरोपियन जो आर्मामेंट्स हैं ये इसमें लगे हुए हैं जो कि इसको क्लियर एयर डोमिनेंस रोल देता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो ये है, इसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस लगी हुई हैं जो कि इंडियन जितने भी आर्मामेंट थे जी, जैसे मिराज के, जैगुआर के, मिग के, वो आर्मामेंट भी इसमें यूज किए जा सकते हैं। ठीक है झा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अभी हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परियार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। मैं परियार साहब आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा। ढुल साहब हमारे साथ हैं। ढुल साहब, एक बड़ा दिन
ऐतिहासिक दिन है आज भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि इसके लिए जो है भारत की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, सभी नागरिकों को और सभी को भी जो भी जो है इस ऐतिहासिक दिन को आज देख पाए हैं। हमें ये समझना चाहिए कि 4.5 जनरेशन के विमान जो है ना तो सभी देशों के पास में है और ना ही उनको चलाने का और जो है उनको रखरखाव का एक्सपर्टाइज भी सबके पास है। हमने आज इनको इंडक्ट किया है 5 विमानों को और मैं आपको बता दूं कि ऐसे अगले 2 साल के अंदर 2 स्क्वाड्रन के अंदर 36 और ऐसे ही विमान राफेल कॉम देश के अंदर लेकर के आने वाले हैं। निश्चित तौर पर हमारा आज डिफेंस जो है बहुत मजबूत हुआ है और वैसे भी एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स पहले भी मजबूत रही है, लेकिन आज के दिन के बाद में ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारे आस पड़ोस के जो मुल्क हैं जितने भी हैं जो कि ट्रबल मेकर हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक संदेश चला गया है कि भारत जो है अब किसी भी हालात में अपनी सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जो चीजें हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार ये जो है सिस्टम को खराब करने की कोशिश करते हैं, हमारे डिफेंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, ट्रबल करने की कोशिश करते हैं हमारी सीमाओं पर, कहीं ना कहीं उनके ऊपर रोक लगेगी। बिल्कुल, रंजीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। रंजीता जी, क्या भारत ने एक चीन को और पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया है जो आज रफाल जिस तरह से औपचारिक तौर पर बेड़े में शामिल हुआ है? क्या आपको लगता है कि जो चाइना की सीमा पर तनाव है उसमें अब भारत को कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बढ़त मिलेगी? ऐसा जिसको बहुत देर से हिंदुस्तान को जरूरत थी। 2014 के अंदर कांग्रेस की दूरंदेशी सोच के तहत हमने 126 जो है उसका करार किया था कि राफेल की जो जरूरत थी डिफेंस की तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी और हमने इसका एग्रीमेंट किया था। पर अफसोस की बात यह है कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी, पर देर आए दुरुस्त आए। बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि 5 जहाज आज बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं। पर निश्चित तौर पे ये संख्या 2 साल लग गए हमें 5 राफेल को लाते लाते, और अभी मेरे भाई रविंदर ढुल जी ये कह रहे हैं कि अगले 2 सालों में बाकी के जहाज जो है 36 जो बचे हैं जिसका इन्होंने ऑर्डर कर रखा है वो भी आ जाएंगे। तो थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी ताकि हम अपनी जो तादाद है उसको पूरा कर सके, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें 126 की थी, पर कहीं ना कहीं उतने ही पैसों में हम टोटल 36 लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने और विचारने की बात है। और जहां तक राफेल की बात है, बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। पाकिस्तान और चाइना को सबक जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसी आंतरिक सुरक्षा की जरूरत बहुत देर से हिंदुस्तान को थी। 2014 में हमने ये एग्रीमेंट किया था, पर आज 2020 आ गया है, सिर्फ 5 जहाज जो है हम अपने जमीन पर ला पाए हैं। तो जो एग्रीमेंट फिर रद्द हुआ, उसके बाद किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से एग्रीमेंट सरकारी कंपनी से रिलायंस को दिया गया, मैं आज उसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है। और लेकिन रंजीता जी, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इस पूरे सौदे को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है, तो भ्रष्टाचार कहाँ? दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 136 और सेक्शन 32 के तहत कहा था कि हमारी सीमाएं लिमिटेड है, हमारा दायरा लिमिटेड है, आप इसको इंडिपेंडेंट कंपनी से जांच कराइए, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा कि जेपीसी लाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए और इसकी जांच कराइए। टैग ने भी बार बार इसके ऊपर सवाल उठाए, पर हम जो हमारी सरकार है मोदी जी की, मैं ना मानू सरकार है, ना वो इस चीज को सुनने के लिए तैयार थे। बल्कि जब से इनके खुद के सीएम रहे मोहन पारकर जी ने ये कहा कि सारी फाइलें जो है मेरे बेडरूम के अंदर है, मेरे कमरे के अंदर है, जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से बचाने के लिए सब चीजों को क्लीन चिटें दिलवाई गई, बार बार कहलवाया गया, ये दुनिया के सामने है। पर निश्चित तौर पे आज बधाई का दिन है कि राफेल बाकी ठीक है रंजीता जी, मैं आपके पास आऊंगा। परियार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परियार साहब, 5 राफेल भारत की वायुसेना में आज शामिल हो गए। औपचारिक तौर पर जो समारोह होना था भारत के और फ्रांस के राष्ट्रपति उसमें शामिल रहे। लेकिन क्या 5 महज जो की संख्या बहुत छोटी संख्या है, क्या ये चाइना और पाकिस्तान के लिए काफ़ी होगी, जिस तरह का तनाव फिलहाल सीमाओं पर चल रहा है? देखिए, काफ़ी तो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें इस जो सेक्टर है अम्बाला बेस पे कम से कम हमें 18 चाहिए।
क्योंकि एक जहाज जाके लड़ाई नहीं करता है, उसमें आपको एक पूरा स्क्वाड्रन मूव होता है। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि हमें इसकी जल्दी करना चाहिए, तो कंपनी जो है इतना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इमीडिएटली बना नहीं सकती है। उनके लिमिट होते हैं कि साल में कितने बनाएंगे, 10-12 से ज़्यादा वो एक साल में वो प्रोडक्शन हो नहीं सकता उसका, तो ये आने में तो टाइम लगेगा। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारी एयर सुपेरिटी जो है लद्दाख में बिना राफेल के भी हमारी चीन के ऊपर कई वजहों से है। एक वजह तो ये है कि हमारे जो पायलट है उनको कारगिल वार का हाई एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस है। उसके पहले 1984 से हमारे हेलीकॉप्टर्स और बाकी फिर फाइटर प्लेन भी लद्दाख में ग्लेशियर के ऊपर उड़ान करते रहे हैं। तो माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड में विमान चालन की और युद्ध संचालन की क्षमता हमारे पायलट्स में दुनिया में सबसे अच्छी है, पहली बात। दूसरी बात जो है, हमारे एयर बेस हैं वो ग्राउंड लेवल पे हैं, इसलिए जब वो लिफ्ट होकर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो उनको वहाँ पर कम लोड ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वो मिसाइल्स ले जा सकते हैं और ज़्यादा वेपन्स उनके पास में होते हैं, तो वो चीन से उनको एक फ़ायदा मिलता है। फिर हमारे एयरबेस जो है वो LAC के पास में है, चीन के दूर हैं और वो ज़्यादा हाइट पे हैं, तो एयर सुपेरिटी में भारत पहले भी आगे था। और राफेल के आने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, अगर 5 भी हैं और ज़रूरत पड़ी तो 5 एक साथ जब जाएंगे, तो इनके जो मैं समझता हूँ कि जो इसमें स्कैल्प और हैमर मिसाइल हैं वो बहुत ही दमदार हैं, और जो कि हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ों में बने हुए जो बंकर्स वगैरह होते हैं और जो हाइड आउट्स हैं उसमें जो हैमर मिसाइल जो है वो अटैक कर सकती है। और स्कैल्प जो है वो भी काफ़ी कामगार उसमें लद्दाख में भी होगी और जम्मू कश्मीर के घने जंगलों में भी वो एयर से ज़मीन पे मार करके वो काफ़ी दुश्मनों के टैंक्स वगैरह और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। तो 5 भी जो है वो एक तरह से जो पूरा स्क्वाड्रन बाकी जो चल रहा है उसमें कॉम्बिनेशन में काफ़ी लीथल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल परिहार साहब। ढुल साहब, आपने रंजिता जी की बात सुनी, वो तारीफ कर रही हैं, वो अभिनंदन भी कर रही हैं, लेकिन सवाल भी उठा रही हैं इशारों में कि जिनमें 136 जितने पैसों में आने थे, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी उन्होंने बताया कि वो जिस तरह से नहीं आए जिस तरह से पेश किया गया आपकी पार्टी के द्वारा। देखिए, जहाँ तक बात रंजिता जी की एलिगेशंस की है, रंजिता जी मेरी बहन है, इनको इस बात की पूरी तरह से जानकारी है कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने के बाद में रिव्यू तक भी डिसमिस हो चुकी है, और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये माना गया है कि ये कंप्लीट डील थी जो लीगल थी, और उसमें किसी भी प्रकार की किसी गैर कानूनी प्रक्रिया का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, राजनीति के लिए कांग्रेस चाहे तो राजनीति कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है, इनके पास में मुद्दे उठाने का हक है। हाथ भी उठा रही हैं इस वक्त आपसे बोलने के लिए रंजिता जी। जी बोलिए आप अपनी बात कीजिए। जो है आप अपनी बात कीजिए ढुल साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या मुझे रोकने के प्रयास हुआ था कि नहीं, आप बोलिए, यही कह रहा हूं मैं आपको, आप रुकिए मत। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रंजिता बहन जी के साथ में जो है इन्होंने जो बातें उठाई है, जितने में मुद्दे उठाए हैं, इसमें राजनीतिक मुद्दों को छोड़ करके जितने भी टेक्निकल पहलू थे उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले से निर्णय दे चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि पूरी तरह से लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया था। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डिसमिस तक होने के बाद में इस इश्यू को प्रश्न उठाने का कोई मतलब कहीं पे रह नहीं जाता। जहां तक बात यह है कि कांग्रेस की जो है, इनको राष्ट्रीय इंटरेस्ट के अंदर इस समय पर सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। इस उत्सव के माहौल के अंदर जो है, जब राफेल को हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, उसका स्वागत करना चाहिए। जी, स्वागत तो वो कर रही हैं, लेकिन सवाल भी उठा रही हैं। रंजिता जी कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, ताज्जुब की बात ये देखिए कि अपने आप को बचाने के लिए घबराहट और बौखलाहट इनकी बातों में सामने आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो 2015 के अंदर अप्रैल के अंदर आप राफेल की उसके डील के लिए डालते हैं, उसका अप्रूवल आते आते आपको 1 साल लग जाता है। 2016 अगस्त में आकर उसका अप्रूवल होता है। ये 1 साल क्यों लगे, चीन के पास कोई जवाब नहीं है। एक कंपनी HAL जो सालों से जो जहाज बना रही है, उससे कॉन्ट्रैक्ट छीन कर एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जो दिवालिया हो चुकी थी, जो 30,000 करोड़ के घाटे में थी, जिस कंपनी को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था पहले जहाज बनाने का।
उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है मोदी जी के द्वारा कि आप बनाइए जहाज, क्योंकि आप मेरे फाइनेंसर हैं। उसके ऊपर अगर हम सवाल उठाए तो हम दोषी हैं। उसके बाद 126 जहाज की बजाय सिर्फ 36 जहाज उतने ही पैसों में खरीदे जाते हैं। अगर कांग्रेस सवाल उठाती है तो इनके डिफेंस को खतरा है। आज आप हर एक चीज राफेल के बारे में चैनल पे दिखा रहे हैं, तो क्या ये डिफेंस को खतरा नहीं है? क्या जो हमारे विरोधी देश है उनको नहीं पता चल पाएगा कि हमारी ताकत कितनी बढ़ चुकी है? वो पहले से तैयारी कर लेंगे। डिफेंस को खतरा इस बात पे है कि जब आप 126 जहाज की बजाय उतने ही पैसों में सिर्फ 36 जहाज खरीदते हैं, और आज आपको 2 साल लग गए सिर्फ 5 जहाज लाते लाते, और आप वादा कर रहे हैं कि अगले 2 सालों के अंदर आप पेंडिंग से 31 जहाज ले आएंगे। तो जब ये सवाल आपके खुद के सीएम गोवा के मुख्यमंत्री रहे मोहन पारिकर जी ने उठाई कि राफेल की सारी फाइल मेरे कमरे में मेरे बेडरूम के अंदर है, उसके बाद मोदी जी उसके ऊपर अपना मुंह सी लेते हैं और बार बार आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर जो बचने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 12 में ये कहा है कि हमारे पास आर्टिकल 136 और 32 के तहत पावर भी नहीं है कि हम इसके खिलाफ कोई जांच कर सके। अगर आपको जांच करवानी है तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाइए, इंडिपेंडेंट जेपीसी बनाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसके जिम्मे लगाइए और इसकी जांच हो। ये मैं नहीं कह रही, ये फ्रांस के वहां के प्रधानमंत्री ने बताया कि जिस तरीके से पूरा गड़बड़ फैला हुआ, जिस तरीके से हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में से फाइलें गए। लेकिन रंजिता जी, आप लोग तो सीएजी में भी गए थे, सीएजी की मांग उठाई, लेकिन सीएजी ने भी एक तरह से क्लीन चिट दी है सरकार को इस मामले में। नहीं, ये सवाल सीएजी ने तो उठाए हैं, ये बात सीएजी ने तो कहा है कि जहां पर एक जहाज 536 करोड़ का था, वहां से मोदी जी ने वो जहाज 1670 करोड़ रुपए का रिलायंस से क्यों खरीदा? लेकिन आप जिस जहाज की बात कर रहे हो उसमें तो ये भी सामने आया कि उस जहाज में उस वक्त कुछ भी नहीं था, और जो बदलाव हुए हैं, बदलाव की वजह से रेट बढ़े हैं। मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ, क्या 2 साल के अंदर 3 गुना रेट हो गए? हमने जो ऑर्डर किया था उसमें भी सब चीजें थी। मैं मानती हूँ अगर आपके कहने के मुताबिक चले कि उसमें नई टेक्नोलॉजीज आ गई तो 526 करोड़ से वो जहाज 1670 करोड़ का हो गया। जहां पर डिफेंस को 126 जहाजों की जरूरत थी, वहां पे हमारी बीजेपी की सरकार सिर्फ 36 जहाज देकर उनको संतुष्ट करना चाहती है। जहां पर आज चीन और पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है और बाकी पड़ोसी मुल्क हमें आंखें दिखा रहे हैं, हम 5 जहाज जमीन पर लाकर अपनी पीठ छुपा रहे हैं। आपके सामने अभी एयर मार्शल ने क्या कहा कि सिर्फ 18 जहाज को अंबाला नहीं चाहिए। तो ये जो पूर्ति है कि इतनी जल्दी करेगी, और उन्होंने ये भी बता दिया कि कंपनी की क्षमता नहीं है कि वो 11 से 12 से ज्यादा जहाज एक साल में बना सके। तो आपने 2 साल लगा दिए 5 जहाज बनाने में, तो क्या हम सवाल नहीं करेंगे? तो क्या आपकी सरकार होती तो कितने समय में जहाज आ जाते? क्या करार हुआ था? आपने करार पढ़ा है आपकी सरकार के समय का? हमने 2014 के अंदर ये करार किया था, और कब तक? और उस कंपनी को करार दिया था जो सालों साल से ये बना रही थी, वो है ऐसी है, और वो सरकारी कंपनी थी, ना कि अनिल अंबानी। झा साहब, आप सुन रहे हैं कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनकी बात आप सुन रहे होंगे, क्या लगता है कितना सही है इन बातों में? क्या जो इक्विपमेंट्स हुए हैं, क्या जिसमें ये रेट की बढ़ोतरी हुई है, क्या ये भी आपको अनुचित लग रही है? एक एक्सपर्ट के नाते मैं आपसे जानना चाहूंगा। यतेंद्र जी, ये दोनों जो बातें कर रहे हैं जी, इनको शायद पता होना चाहिए कि एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं जी, जो उन दिनों बेंगलोर में ही थे और एचएएल से और डीआरडीओ से यकीन रखते थे जी। मैं एलसीए में उन दिनों में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था। अच्छा। और ये जो सारी चीजें ये सुना रही हैं जी, ये हमारे सामने में हुई थी। एक छोटा सा याद रखिए जी, टाटा की सबसे एक चीप कार है नैनो, उसका दाम लगभग 1 लाख था जी। लेकिन वही नैनो एक VXT वेरिएंट था जो कि 2,90,000 था जी, लगभग 3 गुना। तो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, यानी कि आप रंजिता जी का जवाब दे रहे हैं कि पहले क्यों इतनी कीमत थी, बाद में कैसे हो गई? हाँ, मैं अभी बता रहा था आपको कि इस जहाज में इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस हैं जी। जैसे अब देख लीजिए, इसमें हैमर मिसाइल लगा हुआ है। ये हैमर मिसाइल वो है
जो कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर लॉन्चर है, मोबाइल न्यूक्लियर लॉन्चर, जी या चीन के पास में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये उसको अटैक कर सकता है। और ये ऐसा यंत्र है, ऐसा एक्सप्लोजन है कि अचूक है, ये और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो ये सब जो चार्जेस दी गई हैं इसमें जी इसके कॉस्ट हैं, इसका R&D लगा है। तो अब ये चीज है कि जब आपके पास में ये प्लेटफॉर्म आ गया है, अब इसके बाद में आप एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको ये R&D कॉस्ट उसमें नहीं लगेगा और काफी सस्ते एयरक्राफ्ट आपको आएंगे। और थोड़ी देर पहले जो आपने पूछा था कि क्या 5 एयरक्राफ्ट क्या करेगा, जी याद रखिए, एज ऑन टुडे फ्रांस ने 9 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर की है, जिसमें से 5 यहाँ पे हैं, 4 फ्रांस में हैं। 4 जो फ्रांस में हैं उसमें ट्रेनिंग चल रही है। अगर कल को जरूरत पड़ी तो परसों वो एयरक्राफ्ट फिर से यहाँ पे फिर से यहाँ पर आ सकते हैं। एक और बड़ी चीज जो आप लोगों में से किसी को पता नहीं है, ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है 2+3 आया हुआ है जी, ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी वो सारे प्रोविजंस हैं फाइटिंग कैपेबिलिटी के, जो कि फाइटर में है। फाइट कर सकता है, यानी कि युद्ध में भाग ले सकता है न, हाँ, इसी में भाग ले सकता है। भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी अगर एयरबॉर्न है तो उसमें वो सारे कैपेबिलिटीज हैं जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट में है। तो ये 5 एयरक्राफ्ट जो हैं, ये एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट रोल में यूज होंगी। आप समझ लीजिए जैसे आपके पास में 5 बच्चे हैं और एक अभिभावक है जी, तो कोई भी उस बच्चे के पास में फटक नहीं सकता है। उसी तरह से ये जो रफाल है, अगर एक एयरक्राफ्ट 10 MiG-21 के साथ में वो एस्कॉर्ट रोल में जाएगा तो दुश्मन की कोई भी हवाई जहाज आपके MiG-21 को भी टच नहीं कर सकती। यानी कि बिल्कुल तो पूरी ये तरह एक से बहुत सेफ बड़ी उस चीज़ है। पूरी तो सीमा को रखेगा। रंजीता जी, अब तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कीमतें बढ़ी, क्यों बढ़ी। बिल्कुल समझ में आ गया है। यानी कि आपका मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक खाली टिफिन आप लोग खरीद रहे थे, लेकिन खाली टिफिन का क्या होगा, जब तक उसमें खाने का सामान नहीं होगा तो बाद में खाने का सामान उसमें रखा गया है, इसकी वजह से उसकी कीमतें बढ़ी हैं। उस समय की जो स्टैंप के जो अधिकारी थे, वहाँ के जो एयर मार्शल थे, उन्होंने खाली टिफिन ऑर्डर किया था। नहीं, और परियार साहब भी बैठे हैं। परियार साहब, रंजीता जी की आप आपत्तियां सुन रहे हैं, क्या माना जाए कि इन आपत्तियों के जवाब के साथ साथ ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा भारतीय सेना के लिए? बिल्कुल सही। देखिए, मैं दोनों बातों को बिल्कुल अलग अलग करके करूंगा जी। और पहले तो मैं माननीय रविंद्र जी और रंजिता जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने 2 विभिन्न पार्टियों के होते हुए भी डिबेट में संयम रखा है और बहुत ही बड़े आराम से चल रहा है प्रजातांत्रिक डिबेट करी, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं जी। हाँ, दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, 2014 में जो प्रोक्योरमेंट आ रहा था वो उसके 2 खासियत थे। उसमें पहली खासियत ये थी कि ग्लोबल टेंडर से हुआ था, ओपन टेंडर था जी। और उसमें दूसरा बात उसके अंदर ये था कि पहले 36 प्लेन के बाद में बाकी जो है वो इंडिया में ही डेवलप होंगे, इंडिजिनस बनेंगे, तो उससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती। अब ये जो नया जो राफेल आया है ये इमरजेंसी इंडेंट है। इमरजेंसी इंडेंट गवर्नमेंट ने जो है नॉर्मल प्रोसेस प्रोक्योरमेंट की वॉयलेट नहीं करी है, मगर उसको अलग बिठा के रख दिया और उसके लिए एयरफोर्स ने लिख के दिया कि हमारे MiG-21 खराब हो रहे हैं, हमको तुरंत जहाज चाहिए। उसको मिनिस्ट्री ने ओके करा और कैबिनेट की पावर होती है कि कोई इमरजेंसी इंडेंट में जो है वो इनडेफिनेट पीरियड, इनडेफिनेट लिमिट का अमाउंट सैंक्शन कर सकते हैं। मैं एडीजी था, एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल, मेरी पावर जो है इमरजेंसी इंडेंट में 1/5 रह जाती थी, यहाँ गवर्नमेंट की कम नहीं होती है। तो तकनीकी रूप से सरकार बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट का कहना कि इसमें कोई तकनीकी खामी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मगर इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो आएगा 20 साल बाद, जब 20 साल बाद जब सरकारें बदलेंगी तो ये पॉइंट जरूर आएगा कि आपने ग्लोबल टेंडर को वायलेट करके इमरजेंसी इंडेंट क्यों किया और जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना था उसको ही क्यों दिया। तो ये पॉइंट्स तो रेज होंगे, बोफोर्स की तरह से ये काम चलता रहेगा। इन सबको अगर हम दूर रख देते हैं
तो मैं कहूँगा कि राफेल में जो आया है, और रहा सवाल हैमर मिसाइल्स का, तो हैमर मिसाइल्स का पेमेंट हम अलग से कर रहे हैं, वो इस डील में नहीं है, वो बाद में ऐड हुए हैं, और उसके लिए 100 करोड़ 100 मिसाइल्स के वो अलग से पे हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब पहले भी खरीदा गया होगा तो मैं मान के चलता हूँ कि खाली टिफिन नहीं था, उस टिफिन में काफ़ी चीज़ें होंगी। ये हो सकता है कि बाद में इसमें और ऐड ऑन हुई हैं। आफ्टर ऑल फाइटर प्लेन अगर आप लेंगे 4.5 जनरेशन का लेंगे तो उसमें बेसिक मिसाइल्स वगैरह सिस्टम होना वो लाजमी है। तो ये अब ये मैं जहाँ साहब आपका रिप्लाई देना चाहते हैं इस मामले में? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो आया है वो शानदार है जी। जहाँ साहब और हमें उसका स्वागत करना चाहिए। शायद परिहार साहब को पता नहीं है, ये जो एयरक्राफ्ट है रफाल, ये एयरक्राफ्ट वेरिएंट 3F है। ये वो 3E नहीं है जो कि पहले की सरकार जो वो कर रही थी, सरकार लाने वाली थी। ये 3F एक अलग प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ये सारे जो मिसाइल्स अभी लगा रहे हैं आप, वो लग सकती हैं। पिछले वाले वेरिएंट में ये नहीं लग सकती थी आपको। तो इसीलिए आज जो हम अपना छाती कह रहे हैं कि हमारा चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं, कि चीन के पास क्या दो चीजें हैं, एक तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, दूसरा उसके पास में J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और ये जो रफाल है, रफाल 3F, ये J-21 को अपने रेडार पे पिकअप कर सकती है, काफी सिग्नेचर आती हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसके चलते जो इसमें हैमर लग रहे हैं, मीटियोर लग रहे हैं, माइका लग रहे हैं, और आपके पुराने वाले जितने भी एक्सप्लोसिव हैं, आर्मामेंट्स हैं, चाहे वो स्कैल्प हो, एम एक्सेसट हो, लेजर गाइडेड मिसाइल हो, बहुत सारे तरह के अलार्म मिसाइल्स हैं, हार्म मिसाइल्स हैं, ये सारी चीजें उसमें लग सकती हैं। और ये अपने इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी है। तो ये एक ऐसा चीज है कि सब कुछ आपने ऑल इन वन ये आपने भी किया हुआ है, जो कि अदरवाइज नहीं होता। और लास्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब HAL से बात चल रही थी इंडिजिनस मैन्युफैक्चर की, HAL का प्रोडक्शन गारंटी, क्वालिटी एश्योरेंस जिसको बोलते हैं, वो OEM लेने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या आप अनसर्टिफाइड एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को देते? कभी नहीं। इंडियन एयरफोर्स को ले ही नहीं सकती थी जी। मतलब कोई भी पायलट अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता है अनसर्टिफाइड एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए। और वही एक सबसे बड़ी चीज थी कि इंडियन एयरफोर्स तैयार नहीं थी HAL के साथ में। और लास्ट चीज जो मैं आपको बता दूं कि जैसे परिहार साहब भी बता रहे थे कि ये बाद में आवाज उठेगी कि आपने इमरजेंसी प्रोक्योर क्यों किया, तो 2014 में एक CCS की मीटिंग हुई थी जिसमें कि डिफेंस मिनिस्टर को इंडियन एयरफोर्स ने एक मैंडेट दिया था कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफी वल्नरेबल है। और इसीलिए परिहार साहब को ज्यादा क्लैरिफाई कर देंगे, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ये एयरक्राफ्ट के लिए फैसला किया गया था। ठीक है ढुल साहब, लेकिन राजनीति तो रुक ही नहीं रही। कांग्रेस प्रवक्ता तो लगातार आप लोगों पर निशाना साध रही हैं। हालांकि दोनों एक्सपर्ट की बात अपने सुनी और बात लौट फिर के वहीं आ गई कि जिस तरह के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो पहले नहीं थे, जो पहले की डील जो हो रही थी। देखिए, राजनीति मैंने कहा था, राजनीति जहाँ चलेगी चलेगी, कांग्रेस करती रहेगी। कांग्रेस को राजनीति करने का हक भी है, इनका विरोध करने का धर्म भी है। अब जहाँ तक बात सच्चाई की, इन्होंने कहा कि CAG की रिपोर्ट, लेकिन ऐसी राजनीति जिससे देश की सेना के मनोबल पर भी असर पड़े। सर पता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर CAG की रिपोर्ट PAC के पास रखी जाती है, पार्लियामेंट आपकी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में, उसके चेयरमैन अधीर रंजन चौधरी जी हैं कांग्रेस के। आप वहां पर एग्जामिन कीजिए CAG की रिपोर्ट को। आपको लगता है उसके अंदर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या कमी दिखती है तो आप रिपोर्ट के अंदर लेकर के आइए। आप ये बताइए कि आपकी कांग्रेस पार्टी PAC के अंदर क्या रही है, क्या करके रही है? चेयरमैन आप हैं। CAG की रिपोर्ट तो PAC के पास जाएगी, PAC उसको एग्जामिन करेगी। क्या ये इनसे बात से भाग सकते हैं क्या? लेकिन ये है कि जनता को ये बरगलाने का प्रयास करेंगे। हर जगह पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरे भारत के अंदर। मैं कहता हूं इन्होंने हर जिले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या हुआ उससे?
क्योंकि ये सच नहीं लेकर गए जनता के आगे, इसलिए इनको जो है हार, इनको मात मिली। बिल्कुल रंजिता जी, आपके नेताओं ने तो बड़े जोर शोर से मुद्दा उठाया था राजनीति में, जब चुनाव आए थे तो राजनीति में ये मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा था, सियासी हलचलें काफी बढ़ गई, लेकिन जनता ने तो नकार दिया। देखिए, जनता ने नकारा होता तो उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान और सब जगह के इलेक्शन हुए थे, सारी जनता ने हमें मैंडेट दिया और वहाँ पे लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में राफेल को मुद्दा नहीं बनाया था ना आप लोगों ने। तो सरकार ने नकारा नहीं, लोगों ने नकारा। ये मुद्दा तो लोकसभा चुनावों में उठाया था आप लोगों ने। मैं आपको बताना तो चाहती हूँ, उस समय पूरी जनता ने माना था कि चौकीदार चोर है, और इस बात को मोहर लगाई थी एक जो कहने वाला इनके खुद के मंत्रियों ने खुद इसका खुलासा किया था। मोहन पारेकर जो आप चौकीदार चोर की बात कर रहे हो, उस नारे को तो पूरा ही नकारा था। उसके बाद पार्टी की क्या हालत हुई लोकसभा चुनावों में। बार आप उस बात को छुपा रहे हैं। मैं बार पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, तो इसके अंदर सॉवरेनिटी तो आती नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक प्राइवेट हाथों के अंदर जो दिवालिया कंपनी थी, जो 30,000 करोड़ के घाटे में थी, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? अगर इतना ही ये इम्पोर्टेंट रक्षा का मुद्दा था, तो जो कंपनी सालों साल से सरकारी कंपनी पे काम कर रही थी, उसका नाम आपने उजागर क्यों नहीं किया कि आप रिलायंस को दे रहे हैं? आपने बार कैग ने पूछा कि ऑक्टेन कंपनी का नाम उजागर कीजिए, आपने इसको बार छुपाया, क्योंकि आप अपने भाई अनिल अंबानी की जेबें भरना चाहते थे, और आज भी उनकी जेबें भरने के लिए ये तो रंजिता जी पार्लियामेंट में चर्चा भी हुई थी, जिसमें जवाब दिया गया था कि ये दो पार्टियों के बीच की बात है, दो कंपनियों के बीच की बात है, और उन्होंने आपस में समझौता किया। और दसॉल्ट को कोई, या जो अंबानी की कंपनी पर जो आरोप लगा रहे हो, वो कोई पूरा राफेल बनाने की बात नहीं, तो वो एक पार्ट्स बनाने की बात थी। जहाँ साहब शायद मैं गलत नहीं हूँ, तो क्या ये सही है? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सुनना ही नहीं चाहते कि जो दाल काली नहीं, पूरा घोटाला था उस दाल के अंदर, जो जिसके ऊपर कैबिनेट भी सवाल उठाए, जिसके ऊपर खुद वहाँ के फ्रांस के जो पीएम थे, उन्होंने बात उठाई। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंपनी का नाम छुपाया जा रहा है, जो पाकिस्तान रिलायंस कंपनी को दिया जा रहा है। उसके बावजूद हमने तो बार इस बात की सुरक्षा, देश की सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, परतों में परतें खुलती नजर आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एक मोहर लगवाकर कि वो इंटरवीन नहीं कर सकते। ठीक है रंजिता जी, मैं आपके पास आऊंगा। अभी इंडिया न्यूज हरियाणा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से औपचारिक बेड़े में शामिल हुआ राफेल। आप देखिए, पहले मंत्रोच्चार से शुरुआत हुई, फिर वाहेगुरु से प्रार्थना की गई और देश के लिए दुआ भी मांगी गई, और फिर जो आशीर्वाद है गॉड से वो भी मांगा गया। यानी कि सर्वधर्म समभाव की जो बात अपने देश में कही जाती है, वो आज राफेल के औपचारिक जो उसको शामिल किया गया उस दौरान देखने को मिली। यानी कि पूरे देश के दुआएं, प्रार्थना और जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई, वो आज देखने को मिला। हमारे साथ झा साहब जुड़े हुए हैं। झा साहब, पूरा सर्वधर्म समभाव पूरा यहाँ पर दिखाई दिया, यानी कि एक जो धार्मिक तौर पर जो रीति रिवाज हैं वो उनको फॉलो किया गया यहाँ पर। जी हाँ, बहुत अच्छी आपने बात कही। देखिए, एयरफोर्स में मैंने लगभग 38 इयर्स बिताए हुए हैं, और ये हम लोगों का आम चीज है कि जब भी कोई चीज पूजा वगैरह होती है तो ये सर्वधर्म समाज का जो है वो वहाँ पे पूजा होती है जी। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। ये 17 स्क्वाड्रन है, ये मेरी पुरानी वाली स्क्वाड्रन है। तो आज जब ये सब कुछ होते हुए देखा था तो अंदर से एक बड़ी खुशी हो रही थी। जोश, एक रोमांच आपके अंदर होगा। 1-1.5 महीने में मैं जाऊंगा अम्बाला जी। अपनी स्क्वाड्रन है तो एक अलग फीलिंग होती है जी। लेकिन इन सब के बावजूद जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं, जो एक आर्मी वाला बैठा हुआ फ्रंट में, ठीक है, अब उसके छाती में ये 56 इंच का आता है सीना कि रफाल के एयरबॉर्न होने के बाद कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट इधर नहीं आ सकता है। बिल्कुल, ये एक मानसिकता है। बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत बड़ी चीज है आज ये चीज जो हुआ है। बहुत बड़ी चीज है। परियार साहब, जब इस तरह की एक तस्वीर और आई थी, अब राजनाथ सिंह लेने गए थे और उन्होंने शायद नारियल रखा था राफेल के नीचे, तो बड़ा विवाद हुआ था। जी हाँ जी, परियार साहब जी, मतलब आज के युग में इसे ढकोसलाबाजी या धार्मिक रीति रिवाज पर एक बयान जो कसा गया दूंगा जी।
नहीं, आप मैं आपको दोनों बातों का जवाब दूंगा। जी। पहली बात तो मैं आपने जो सर्वधर्म संपन्न पे बोला है उस पे कहूंगा। उसके बाद में जो OEM का जो पॉइंट आया है, बिकॉज मैंने प्रोक्योरमेंट हैंडल किया हुआ है और राफेल के दोनों डील के एक एक पैरा वाइज मैंने कमेंट्स स्टडी किए हुए हैं। थोड़ा जल्दी, पहली समय बात तो कम है। मैं बता दूं कि जी। चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, जी हाँ, वो सारे में उनका हमारा धर्म जो है सिर्फ भारत धर्म है जी। और मैं एज ए ऑफिसर जो है मैं मस्जिद में भी मत्था टेका है, गुरुद्वारे में भी गया हूँ और मेरे क्रिश्चियन कमांडर जो थे उन्होंने हवन में भी भाग लिया हुआ है, हवन सामग्री भी डाली है। तो ये आर्मी का एक ट्रेडिशन है और शस्त्र पूजा तो पिछले 10,000 साल से राम और कृष्ण के टाइम से आती आ रही है, तो ठीक इसमें है। कोई बुराई मुझे नहीं दिखती है। आखिरी में मैं 30 सेकंड ले रहा हूँ। जो OEM का पॉइंट आ रहा है कि HAL को क्यों नहीं, HAL को जो था वो सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा था, तो जब ग्लोबल टेंडर हुए थे तब इसी राफेल ने HAL को एक्सेप्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करने था। जब आपको ऑर्डर दे रहे हैं तब आपने कहा कि हमें OEM चेंज करना है। तो ये पॉइंट जो है ये डिस्कशन कर रहेगा और ये बार बार उठता रहेगा। बिल्कुल, इसको बार-बार आप उठता रहेगा। कोई भी फिलहाल इस बड़ी तकनीकी बहस में रूप इतना से ही। इस आप सरकार सब ने जो खरीदी करी है वो बिल्कुल ठीक जी। है। ठीक है परियार साहब, क्योंकि समय अब नहीं बचा है। आप सब बिल्कुल ठीक हमारे है, साथ जुड़े और इंडिया बाकी न्यूज हरियाणा बातें की जो इस वो बड़ी बाद में बहस में निकलेगी। आप सभी का आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस बड़ी बहस में भाग लिया। और राफेल, वो राफेल जिसने चाइना के होश उड़ा दिए और वो राफेल जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है, वो आज औपचारिक तौर पर भारत की वायुसेना में शामिल हो गए, यानी कि अब भारत की वायुसेना हो चुकी है महाबली। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा।